यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह इतिहास से है। प्रश्न यह है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। यह वह टाइम पीरियड है जब जब यहाँ पे शासन था मैत्रक वंश का। किस वंश का? मैत्रक वंश का। ठीक, अगर हम लोग मैत्रक वंश की बात करें तो यह गुजरात के वल्लभीपुर में जो है यह शासन किया करता था। और इस यूनिवर्सिटी मतलब ये जो विश्वविद्यालय है वल्लभी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सेनापति भट्टारक के द्वारा 470 ईस्वी में की गई थी। अगर हम लोग वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें वहाँ की शिक्षा की, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा की शिक्षा जो है दी जाती थी। तो यह एक संक्षिप्त विवरण था वल्लभी विश्वविद्यालय का। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो यह संबंधित है अथर्ववेद से। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। अब इसके साथ जानेंगे कि जो अन्य वेद हैं उनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ठीक, तो अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण। इसके अलावा अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। सामवेद में पंचवीश या तांड्य ब्राह्मण जो है वह सामवेद का ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये चैत्यगृह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वह चैत्यगृह कहलाता है। और जहाँ पे वो रहते हैं, निवास करते हैं, वह विहार कहलाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो यह है कार्ले में। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। और कार्ले है कहाँ पे? तो कार्ले है महाराष्ट्र में। इसके साथ हम लोग जानेंगे जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उनकी स्थिति के बारे में। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कार्ले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ? लोनावाला। ठीक है, तो लोनावाला में ये स्थित है। इसका निर्माण जो है 1 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, मतलब कि जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है उसमें जो है इसका निर्माण होता है। इसके अलावा पीतल खोरा की बात करें तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जुन्नार पुणे में है, वर्षा पुणे में है, भाजा, कोंडाने और अजंता, ये सारी की सारी जो साइटें हैं वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नैनार कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखिए जो साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है उसमें दो शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक नैनार और एक अलवार। ठीक है, तो नैनार कौन थे? ये जो है शैव धर्म अनुयायी थे। ठीक है, तो शैव धर्म को मानने वाले जो है वो नैनार हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 63 कुल प्रमुख संतों की अगर बात करें तो इसमें संख्या है 63। ठीक है, अगर अलवार की बात करें तो ये विष्णु भक्त हुआ करते थे, मतलब वैष्णव संप्रदाय के पोषक थे। ठीक, और इनकी संख्या थी 12। और दोनों ने तमिल भक्ति साहित्य को इनरिच किया, ठीक है, उसको समृद्ध किया। अगला प्रश्न जो है वह महाभारत से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जो शुरू में जो महाभारत की ओरिजिन है उसकी बात बताना है। तो शुरू में जो महाभारत थी वह जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? जय संहिता के नाम से। अब बात आती है कि महाभारत एक्चुअल में महाभारत के रूप में आती कब है? तो देखिए जय संहिता तब कही जाती है महाभारत जब इसमें श्लोकों की संख्या जो है वह 8800 रहती है। ठीक है, तब वह जय संहिता कहलाती है। जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती है तब भारत कहलाता है। ठीक है, और जब इसमें श्लोक की संख्या 1,00,000 हो जाता है तब यह महाभारत कहलाता है। ठीक है, तो महाभारत या सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसमें कुल पर्वों की संख्या 18 है। ठीक है, कुल पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। देखिए यहाँ पे पर्व बोलिए चाहे चैप्टर बोलिए या अध्याय बोलिए, ठीक,
तो ध्यान रखिएगा, अगर पर्व पूछा जाए तो 18 बताइएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। तो राजगृह कहाँ है? राजगृह है बिहार में। तो अब बात आती है कि यह प्रश्न जो है वो पूछा क्यों गया है कि सप्तपर्णी गुफा, इसकी क्या खासियत है। तो देखिए, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 4 संगीतियां होती हैं, तो उसमें से जो प्रथम होती है वह होती है सप्तपर्णी गुफा में, जो कि राजगृह में है। और यह जो वर्ष वर्ष होता है 483 ईसा पूर्व होता है, और इसी वर्ष जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक, तो यही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, उस समय जो शासक हुआ करता था वो था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और यह जो है हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, कौन सा वंश? हर्यक वंश। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हर्यक वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस काउंसिल की बात करें तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में संकलित किया गया था। ठीक है, तो पहला भाग विनय पिटक और दूसरा भाग सुत्त पिटक। तो जो महात्मा बुद्ध के जो प्रीच थे, उपदेश थे, उनको विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी है। कभी कभी क्या होता है कि राजवंश दे देगा, और दूसरी तरफ वह उनकी जो राजधानी होगी, कैपिटल होगी, उनके साथ मैच करने को दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे तो मैचिंग वाला प्रश्न नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। तो यह थी होयसल की। ठीक है, तो होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्रम। अब इसके साथ जानेंगे कि जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उन राजवंशों की जो है राजधानी क्या हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए, द्वार समुद्र या हेलेबीड, ये जो है होयसल वंश की राजधानी होगी, जो कि कर्नाटक के हासन जिला में आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। अन्य वंश की जो राजधानियों की बात करें तो कदम वंश, इसका भी जो है अक्सर जो है इस वंश की राजधानी पूछी जाती है। तो कदम वंश की राजधानी थी वनवासी, गंग वंश की राजधानी थी तलकाड या कोलार, और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, वारंगल आपको जो है आज की डेट में तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ठीक, तो काकतीय वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो रुद्र प्रथम था। ठीक है, तो रुद्र प्रथम के द्वारा जो है काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो आपको उस अभिलेख का नाम बताना है जहां पे जिक्र है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो यह अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, और भीतरी है कहाँ पे? ये है गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। अब इसकी जो है अन्य इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपको भीतरी स्तंभ लेख देखने को मिलेगा, और भीतरी जो है वह एक जगह है वहां पे। ठीक, इसमें स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित करने की बात जो है इसमें लिखी गई है। ठीक, और हूणों का पहला आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा 455 ईस्वी में। ठीक, तो हूण जो है सबसे पहले आक्रमण 455 ईस्वी में करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि स्कंदगुप्त ने जो हूणों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, यह जो वर्ष होता है, यह वर्ष वह वर्ष होता है जब भारत में जो है गुप्ता साम्राज्य की जो है वह शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ठीक, और रत्नावली। ये जो 3 हैं, ठीक, 1, 2, 4, ये हर्ष के द्वारा रचित नाटक हैं। लेकिन जो हर्ष चरित है, यह जो है हर्ष के द्वारा नहीं, ये बाणभट्ट के द्वारा, जो उनका दरबारी कवि था हर्षवर्धन का, उसके द्वारा रचित था हर्ष चरित। इसके अलावा जो 1, 2, 4 है, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, ये हर्ष के द्वारा लिखित नाटक थे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक्सप्लेनेशन में जो है यही बात कही गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा हो गया। ठीक, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा जो है रचित नाटक थे।
हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसमें जो है हर्ष के जीवन चरित का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न यह है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था सैन फ्रांसिस्को। अब बात आती है कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है। तो सैन फ्रांसिस्को है यूएसए में, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो इसकी स्थापना होती है 1913 में। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना की जाती है और इसका अखबार होता है गदर। क्या होता है? गदर। और गदर अखबार के नाम पे ही यह पार्टी जो है आगे चल के गदर पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो अगर संस्थापक के नाम पूछा जाए तो सोहन सिंह भाकना का नाम पूछिएगा। इनिशियल स्टेज में जो नाम होता है वो होता है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका और वर्ष कौन सा होता है? 1913। इसी से इसका नाम जो है गदर पार्टी पड़ गया, किस? गदर अखबार के नाम पे। ठीक, इसका मुख्यालय जैसा कि प्रश्न में भी पूछा गया है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला प्रश्न ये है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई। ठीक है, तो यह जो कॉन्सेप्ट था यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन आगे इसको बढ़ाने का काम जो है लॉर्ड मिंटो करता है और आगे चलकर 1909 का वर्ष हुआ होता है जब जब जो जो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम होता है वो मार्ले मांटे रिफॉर्म के नाम पे जो है डिवाइड एंड रूल की जो नींव है, ठीक, वो डाल दी जाती है हिंदू मुस्लिम की। तो इसका जो उद्देश्य होता है हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और शासन को बनाए रखना, मतलब कि यूनिटी को जो है वो खत्म करना और यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी पकड़ और मजबूत बनाना। तो अगर हम लोग जो है लॉर्ड मिंटो के स्टेटमेंट की बात करें, ठीक, जब ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है उस ड्यूरेशन में जो वायसराय होता है वह लॉर्ड मिंटो होता है। वह यह कहता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। बिल्कुल इसका जो है 1947 की अगर बात करें जब हमारा देश आजाद होता है तो यह जो है फ्यूचर में पार्टीशन, भारत के विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की जो नींव है, ठीक, वह मार्ले मिंटो रिफॉर्म को बोला जा सकता है। और ये सब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो दूरदर्शी थे, वो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा और उनकी जो सोच हुआ करती थी या जो एक्ट हुआ करता था वो दूरदर्शी हुआ करता था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो आपको बताना है कि जिस समय रॉलेट एक्ट आता है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक, अब इसके साथ थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट आता है 1919 में और यह वह वर्ष होता है जब भारत का वायसराय होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल होता है 1916 से लेके 1921 तक होता है। ठीक है, और 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। तो देखिए रॉलेट एक्ट था क्या? इसको जो है काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसको नो दलील नो अपील वाला भी कानून बोला गया था। इसमें जो है किसी को जो है गिरफ्तार करके जो है मुकदमा जो है चलाया जा सकता था और उसको जो है जेल में डाला जा सकता बिना मुकदमा दर्ज किए। ठीक, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा होते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो जनरल डायर होता है उन इनोसेंट पीपल पे जो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए रहते हैं उनके ऊपर जो है अंधाधुंध वो गोलियां बरसाता है, जिसकी वजह से जो है सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और यह घटना जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ठीक है, फिर से देखिए, शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये था शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह। तो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसी को जो शाहजहां ने जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, शाह बुलंद इकबाल को उपाधि दी गई और दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है सिर ए अकबर के नाम से किया। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कि सिर ए अकबर है क्या? तो दारा शिकोह के द्वारा 52 उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया,
वो जो है सिरे अकबर के नाम से, और भाषा कौन सी थी? फारसी। धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों के कारण जो दारा शिकोह था वो जो है रिलीजियस टॉलरेंस उसके अंदर जो है देखने को मिलती थी, ठीक है, और लिबरल आइडियोलॉजी का था, ठीक है। तो धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों के कारण जो लेनपुल है, ठीक, उसे लघु अकबर की संज्ञा दिया, ठीक है। तो लघु अकबर के नाम से अगर कोई पूछे कि लघु अकबर किसको बोला गया, तो ये है दारा शिकोह। और लघु अकबर कौन बोल रहा है? ये है लेनपुल। अगला प्रश्न, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ठीक है, तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 1905 का जो वर्ष है वह काफी भारत के लिए इतिहास में जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि देखिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो बंग भंग का जो कॉन्सेप्ट आता है वह 20 जुलाई 1905 को आता है। इसके विरोध में 7 अगस्त, ये डेट भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को, और बंग भंग की जो घोषणा की जाती है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की जाती है वह 20 जुलाई 1905 को की जाती है। अब जो टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के लिए जो बैठक होता है, ठीक है, जब इसकी जो है शुरुआत करने की बात की जाती है, तो इसी बैठक में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो वर्ष कौन सा निकलेगा? 1905। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो अगर भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो वह है जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं जलोढ़ एलुवियल सॉइल के बारे में। तो देखिए, तो जैसा कि प्रश्न में ही पूछा गया था, वो क्या है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है भारत की वो जलोढ़ मृदा है। और ये बनती कैसे है? यह जो है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा बनता है, ठीक। तो इसमें अगर पोषक तत्वों की बात करें तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें जो है कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, लेकिन पोटास और चूना की मात्रा इसमें पर्याप्त होती है, ठीक। अगर इसके प्रकार की बात की जाए, ठीक, तो अगर मूल प्रकार की बात करें तो बांगर और खादर। अगर पुरानी जलोढ़ है तो बांगर कहलाती है, ठीक है, और नई अगर जलोढ़ है तो खादर कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा लीडर जो है वह एक्सट्रीमिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, लिबरल के अंतर्गत आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है। क्या? पॉलिटिकल गुरु। इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों जो हैं वह उग्रवादी जो है उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये जो 3 नेता हैं बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, इनके साथ एक और लीडर का नाम याद रखिएगा, वो है अरविंद घोष, ठीक, अरविंद घोष। तो इन चारों का नाम जो है वह उग्र राष्ट्रवादी नेता के अंतर्गत रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है इनमें ये जो 3 है, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों को मिलाकर जो है लाल बाल पाल त्रय भी कहा जाता है, ठीक। त्रय मतलब 3 होता है, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? ठीक है, तो बेतवा नदी किस नदी से मिलती है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या बेतवा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो ये है यमुना की, किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा। इसके साथ में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर के आसपास है, और यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर है, वहां पे यह यमुना में आके मिल जाती है, ठीक। बेतवा की सहायक नदी में बीना है, जमनी है और धसान है, ठीक है। तो बीना, जमनी और धसान, इसका भी नाम याद रखिएगा।
यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, टोंस, केन और सिंध है। ठीक है, फिर से देखिए, चंबल, टोंस, केन और सिंध। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे हैं? तो ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या बतानी है। तो यह संख्या है 9। कितनी है? 9। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। ठीक, तो ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इनमें 9 राज्यों में अगर सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछी जाए किसकी लगती है समुद्र के साथ, सागर के साथ, तो ये है गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर। इनको मैप में देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, और लेकिन इस दिन संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। ठीक, इसी वजह से मैंने बोला था कि जो 9 दिसंबर की जो डेट है 9 दिसंबर 1946 की, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उस दिन जो संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है, और यह एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, तो शुरू में कौन रहते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी तौर पे जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ठीक है, तो ये आपको डेट बतानी है, वह डेट कौन सी थी? ये जो डेट है ये है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929। जो 1929 का जो ईयर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1929 का वह वर्ष होता है जब कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। तो देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित होता है? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो यह राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन का प्रारंभ होता है, और इसकी पीछे की कहानी या उद्देश्य उसको देख लेते हैं। तो इसके पीछे होते हैं विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। तो 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के नलगोंडा, जो कि पोचमपल्ली, ठीक, पोचमपल्ली जगह है नलगोंडा में, वहां पे भूदान आंदोलन को शुरू किया गया। तो ये जो पोचमपल्ली है इसको याद रखिएगा, यहीं से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है, और यह है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाना। क्या उद्देश्य था? भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाना। तो 1951 से लेकर 1957 तक इस आंदोलन की वजह से पूरे भारत में जो है यह आंदोलन फैला, और लाखों एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई। तो ये जो है एक सक्सेसफुल मूवमेंट था, भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दाने में पाया जाता है? तो उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, या सोयाबीन के दाने में? देखिए, अगर वेजिटेरियन मीट की बात किया जाए, सॉरी प्रोटीन की बात किया जाए, ठीक, शाकाहारी, तो यह है सोयाबीन। ठीक, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। अब इसकी जो मात्रा है उसको भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में जो मात्रा भी पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए इसमें 38 से लेकर 40% जो है प्रोटीन होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फैट है 22% और कार्बोहाइड्रेट 21% होता है।
तो सबसे उच्च मात्रा जो है वह सोयाबीन में मिलती है प्रोटीन की। तो शाकाहारी प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है सोयाबीन को माना जाता है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा के अवमूल्यन का परिमाण क्या होता है। तो मुद्रा के डिवेल्युएशन का क्या रिजल्ट निकलता है ये आपको बताना है। देखिए, किसी भी देश की जो मुद्रा अवमूल्यित की जाती है वह सेंट्रल बैंक, उस देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, और यह जो है यह जानबूझ के किया जाता है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, डिवेल्युएट किया जाता है, तो देश में निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, या ये कहा जाए जब करेंसी डिवेल्युएट करती है तो जो विदेशी होते हैं उस देश से जो है सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक, और क्या घटता है, इंपोर्ट, आयात घटता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं आप लोग, यही बातें होंगी। तो देखिए, मुद्रा अवमूल्यन किसी मुद्रा का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर, ये टर्म भी याद रखिएगा, जानबूझकर कम करना, इसका उद्देश्य करना जो है डिवेल्युएशन या अवमूल्यन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, या आयात जो है ऑटोमेटिक अपने आप जो है घट जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक, लेकिन चूंकि मुद्रा की बात है तो मुद्रा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, इस वजह से उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसी का कंट्रोल होता है किसके ऊपर, करेंसी के डिवेल्युएट करने में। अगला प्रश्न, ह्यूमस किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ह्यूमस जो है जैविक कोलाइड का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ह्यूमस आखिर में होता क्या है, तो ह्यूमस जो है वह एक जैविक कोलाइड है और मृदा में पाए जाने वाले विच्छेदित, मतलब कि जो विच्छेदित जो जैविक पदार्थ हैं, जो सड़े गले जो जैविक पदार्थ हैं उसका जो है सम्मिश्रण होता है, इसी वजह से थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट जो होता है वो काफ़ी रिच होता है। ठीक है, तो यह जो है वो पौधों के लिए काफ़ी जो है वो फायदेमंद होता है। ठीक, तो यह जैविक कोलाइड एक का उदाहरण है, मृदा की उर्वरता और संरचना बनाए रखने में सहायक होता है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में जो ह्यूमस काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक, और जैसा कि जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है, यह क्या है, यह एक जैविक कोलाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इलायची उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। देखिए, इलायची का जो प्रोडक्शन होता है, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे जो है कार्डेमम और इलायची का जो प्रोडक्शन होता है। ठीक, उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे इलायची का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, उड़ीसा जो है इसके लिए नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सरगासो समुद्र की विशेषता क्या है। ठीक है, तो सरगासो समुद्र, यह जो है एक सरगोसम जो है एक एल्गी है। ठीक है, तो ये जो एल्गी है वह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, और जिस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसी क्षेत्र विशेष को जो है सरगासो समुद्र बोला जाता है। ठीक है, यह है क्या, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ठीक है, और इसकी लोकेशन जैसा कि मैंने बताया, इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ समुद्री घास सारगोशम, यहाँ पे घास दिया हुआ है टर्म, लेकिन ये क्या है, शैवाल है। ठीक, इसका नाम इसी वनस्पति पर रखा गया है। तो जो सारगोशम समुद्र है कोई अलग समुद्र नहीं है, वहाँ पे सारगोशम जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो एल्गी है वो पाई जाती है, इस वजह से जो उस एरिया को सारगोसो शी बोला जाता है। और इसकी लोकेशन अगर अक्षांश की बात करें, ठीक है, एल्टीट्यूड लेटीट्यूड की अगर बात किया जाए तो 20 डिग्री से लेके जो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की अगर बात करें तो 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थित है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लेटीट्यूड क्या हो गया, 20 से 40 डिग्री उत्तरी नॉर्थ लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें
तो 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला प्रश्न, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो यह निकलती है बिहार झील से। ठीक, किस झील से? बिहार झील से। बिहार झील की खासियत देख लेते हैं। तो मीठी नदी का उद्गम जो है बिहार झील से होता है। कुछ दूरी बाद इसमें पोई झील का पानी भी मिल जाता है और यह नदी माहिम क्रिक में जाकर समाप्त होती है और कुल लंबाई मात्र 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह राज्य है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अभी की अगर डेटा की बात किया जाए 2021-22 की, तो उसके अनुसार जो टॉप के जो स्टेट हैं कोयला उत्पादन में, पहले स्थान पे उड़ीसा जो कि 23.78% प्रोडक्शन होता है। दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, तीसरे पे है मध्य प्रदेश और चौथे पे है झारखंड। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक, गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जो पाइपलाइन है वह गेल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? गेल। ठीक है, और ये जो गेल है वह एक महारत्ना कंपनी है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है और यह एक महारत्ना कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन है भारत के पश्चिम से उत्तर मध्य भारत तक गैस आपूर्ति करती है। ठीक है, तो पश्चिम से लेकर जो उत्तर भारत है वहां तक जो है इसका विस्तार है, एक्सटेंशन है। और जो अथॉरिटी है, जो कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ यह हमारा क्विक रिवीजन की जो सीरीज का जो वीडियो है, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।